वंदे मातरम साथियों, आपको ईओ और आरओ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास अपना जो चैनल है और जो अपना स्टडी मटेरियल है और जो ऑनलाइन स्टडी है उसका फायदा सबको मिल सके और घर बैठे बगैर खर्च किए ही एक जगह पर सारा मैटर उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, और सफलता करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बनी हुई बात है। एक रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पीसा जाता जब इक्षु दंड बहती रस में, बहती उसमें रसधार अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भाव और संघर्ष को तो तेज करना ही पड़ेगा और चोट को तो खाना ही पड़ेगा और समय निकालना ही पड़ेगा, तब अपन क्या है कि संघर्ष की दिशा में और सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने ईओ और आरओ में अपने जो सब्जेक्ट है वो चल रहा था प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। तो अपन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा और उसमें से अपन ने क्या है, जो ये क्षेत्र है 10 सेमी वर्षा रेखा और 25 सेमी वर्षा रेखा, इस क्षेत्र की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको अपन ने समेटने का प्रयास किया है और इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन लेके आए गए। एक तो इसमें हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल 2 भागों में अपने बांटा। ये बाकी क्षेत्र यहां तक है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और इस शुष्क मरुस्थल को फिर अपने 2 भागों में बांटा। ये 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है। शुष्क जो क्षेत्र है उसको अपन फिर 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये वाला क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त है और ये वाला चट्टानी प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको अपन ने समेटने का प्रयास किया है। और इसी में एक बात और आती है, कुछ छोटे छोटे बातें हैं। बजादा किसे कहते हैं कि मरुस्थलीय भागों में पर्वतों का वो निम्न क्षेत्र जहां जल समाप्त हो जाता है, यानी कि ये भाग है कुछ पहाड़ी है और मरुस्थल के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां भी है। तो जैसे ये कोई पहाड़ी है और इसके यहां जो आसपास का जो निम्न क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है, और पहाड़ी से पानी उतर के आता है और यहां पर क्या है कि जल कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है और भूमिगत जल भी यहां पर रहता है। वो पानी जब सूख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बजादा बोलते हैं। यानी मरुस्थलीय भागों में पर्वतों का वह क्षेत्र जहां जल समाप्त हो जाता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बजादा कहलाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी में आती है, ये क्या है कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली है कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक रण या टाट जिसको बोलते हैं, रण किसे कहते हैं कि जैसे पोखरण है, यानी मरुस्थलीय भागों का वो लवणीय क्षेत्र लंबा चौड़ा जो अनुपजाऊ होता है, बिल्कुल भी जिसके अंतर्गत कुछ भी नहीं होता है और वहां लवण की मात्रा ज्यादा होती है, इसके कारण वो अनुपजाऊ होता है, वो रण कहलाता है। और रण महत्वपूर्ण रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जैसे गुजरात में कच्छ का रण है वो रण कहलाता है। तो इसको अगर परिभाषा में लेके चले, मरुस्थलीय
क्षेत्र का वह भाग जहां लवण की मात्रा अधिक होने से अनउपजाऊ क्षेत्र रण कहलाता है। यानी भूमि का वह भाग जहां लवण की मात्रा अत्यधिक होती है और अत्यधिक लवण की मात्रा के कारण वो क्षेत्र है वो अनउपजाऊ क्षेत्र में बदल जाता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? रण कहलाता है। तो मुख्य रूप से रण कहां पाए जाते हैं? रण का आपने समझ लिया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर वो जो है दलदली भाग भी जिसको कह सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र का वह भाग जहां पर टाड या रण, जहां पर नमक की मात्रा अधिक होती है और उसका मिट्टी क्या है कि अनउपजाऊ हो जाती है और उसमें कुछ पैदा नहीं होता है, वो रण कहलाता है। मुख्य रूप से रण कहां पाए जाते हैं? मुख्यतः रण बाड़मेर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से मुख्य रण है उसके बारे में अगर बात करें तो बाड़मेर में एक ही है, थोब। बाड़मेर में है। जैसलमेर के अंतर्गत पोकरण और भाखरी, पोकरण और भाखरी जैसलमेर में। फलोदी और बाप, बाप बोल्डर वाला जो बताया था ना मैंने, बाप बोल्डर बहादुरा में जो कि हिम के जमाव पाए गए हैं, वही बाप है ये। फलोदी और बाप जोधपुर में। ताल छापर ये भी रण का उदाहरण है। ताल छापर चूरू में ये मुख्य रूप से रण पाए जाते हैं। एक परिहारी रण भी है, परिहारी, ये मुख्य रूप से तो चूरू में है, तो इसको शेखावटी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। शेखावाटी में ये रण पाए जाते हैं। रण अपन ने समझ लिया रण क्या है कि लवणीय, मरुस्थल में वो लवणीय क्षेत्र जहां की मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है और एक प्रकार से परत सी जमा हो जाती है और वो अनुपजाऊ भूमि होती है बिल्कुल ही, वो रण कहलाता है। तो राजस्थान में मुख्यतः रण कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। थोब कहां पे है? बाड़मेर में। पोकरण और भाखरी जैसलमेर में है। फलोदी और बाप जोधपुर में है और ताल छापर चूरू में है और परिहारी और चूरू, परिहारी चूरू से कावटी के अंतर्गत है, शामिल है। तो ये मुख्य रूप से रण हो गए। अब और अगर बात करें अपन टाट, टाट ढाड बोल सकते हैं, ढाड, ढाड या डाड, डांड, ढाड या डांड। ये क्या है? मरुस्थलीय भाग में लवणीय दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, यानी लवण भी है और साथ में दलदल है, पानी की मात्रा जिसके कारण अधिक हो गई है, वो ढाड या डाड कहलाते हैं। जैसे लूणकसर बगारी वगैरह ये जो झील है ना, लवणीय झील, वो उसी के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। मरुस्थलीय भाग में दलदली क्षेत्र, लवणीय दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? ढाड भी बोलते हैं और ढाड भी बोलते हैं। और अगर अपन बात करें बालसन, बालसन मरुस्थल में पर्वतों के मध्य, पर्वतों के मध्य जल स्रोत, जल स्रोत बालसन कहलाता है।
यानी मरुस्थल में वह भाग जिसमें चारों तरफ पर्वत है, जैसे यहाँ पहाड़ियां है, इधर भी पहाड़ियां है, और इनके बीच के अंतर्गत आके यहां से जो पानी निकल के आता है वो वहां पर जमा हो जाता है, वो बालसन कहलाता है। और बालसन का सुंदर उदाहरण अपने पास है सांबर है, सांबर झील। यानी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत पर्वतों का चारों ओर से जो जल उतर कर आता है और जल का एक बड़ा स्रोत विकसित, जल स्रोत को अपन इसको जल बेसिन भी बोल सकते हैं, जल बेसिन या झीलें या झील भी इसको बोल सकते हैं। बालसन में बड़ा जल स्रोत, जल बेसिन या झील जो शामिल होती है वो बालसन कहलाता है। आगे अपन एक और बात करें, गिरिपद। गिरिपद या पिटमेंट। गिरिपद किसे कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों का कुछ निम्न भाग होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वत है और उसका कुछ निम्न भाग होता है, पर्वतों का जो नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर क्या है कि मरुस्थल की रेत आकर इकट्ठा हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, गिरिपद या पिटमेंट कहलाता है। तो अगर अपन इसमें बात करें, पिडमेंट भी बोल सकते हैं इसको, पिडमेंट। पिडमेंट मरुस्थल में पर्वतों का निचला या निम्न क्षेत्र जहां बालू एकत्रित या जमाव हो जाता है, वह यानी मरुस्थल के अंतर्गत गिरिपद किसे कहते हैं कि मरुस्थल के अंतर्गत जो पर्वतों का निम्न भाग है उसके अंतर्गत क्या है कि वायु द्वारा ला करके वायु द्वारा मिट्टी का निक्षेप कर दिया जाता है, यानी रेत जमा कर दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, गिरिपद या पेडिमेंट भी। पेडिमेंट भी कह सकते हैं इसको, कई जगह अलग अलग नाम आते हैं, पेडिमेंट। पेडिमेंट तो उसको गिरिपद, पेडिमेंट या ये कहते हैं। ये अपने को समझने की बात है। और इसमें और कुछ मुख्य बातें और ले लेते हैं कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा जल की बातें, काफी जल स्रोत के बारे में बात की, मरुस्थल के अंतर्गत जल स्रोतों के बारे में अपन ने बात की, और भी इसमें बात कर लेते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और एक शब्द आता है नाड़ी। नाड़ी को 1540 में राव जोधा ने बनाई थी सर्वप्रथम। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नाड़ी किसको कहते हैं, जोहड़ या जिसको तालाब कहते हैं, 1540 में सर्वप्रथम राव जोधा द्वारा 1520 में, यानी इसका गांव का तालाब कह सकते हैं इसको, गांव का तालाब। कुछ जगह पर इसको जोड़ भी कहते हैं, जैसे तालाब को, गांव का तालाब को जोड़ भी कहते हैं, जोहड़। ये कुछ जल से संबंधित तथ्य लेकर आ रहे हैं। एक होता है टांका। टांका किसे कहते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में जो जल का कुंड होता है ना, उसको टांका बोलते हैं। जल का कुंड को टांका बोलते हैं। और एक शब्द और आता है बावड़ी। बावड़ी किसे कहते हैं कि जो सीढ़ीदार कुआं होता है, सीढ़ीदार कुआं, एक तो कुआं सीधा खोदा जाता है और एक में सीढ़ी 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 बना करके नीचे लेके जाता है, वो क्या कहलाता है, सीढ़ीदार कुआं क्या कहलाता है, बावड़ी। कि इस क्षेत्र के अंतर्गत और भी क्या चीजें, कुछ और व्यू में और आएगी तो बीच बीच में वो भी अपन बता देंगे। तो ये क्षेत्र लगभग 25 सेंटीमीटर वाला और 10 सेंटीमीटर वाला आपने कवर कर लिया है। अब जो बाकी क्षेत्र बचा है, ये तो शुष्क था, शुष्क मरुस्थलीय भाग, और बाकी ये क्षेत्र क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग।
तो ये 25 से लेकर 50 सेमी वाला जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत शामिल होता है। अब अपन इस क्षेत्र की बात करेंगे, अर्ध शुष्क वाले की। सबसे पहले तो अर्ध शुष्क जो भाग है, अर्ध शुष्क प्रदेश, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन लेते हैं घग्गर बेसिन, और दूसरा शेखावाटी का अंतःप्रभा क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा हो जाएगा लूणी जोवाई बेसिन। तो ये 4 इसको भागों में बांटा गया है। ये वाला घग्गर प्रदेश हो जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। बाकी ये शेखावटी का जो क्षेत्र है वो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, और ये बीच का क्षेत्र नागौरी उच्च भूमि और ये लूणी जोवाई बेसिन के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो शेखावटी बेसिन को अपन यहाँ पर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको तोरावाटी वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। लूणी जोवाई गोडवाड़ा कहलाता है प्रवाह क्षेत्र, इसलिए गोडवाड़ा बेसिन भी इसको कह सकते हैं। अपन सबसे बात करते हैं क्षेत्र की अलग अलग। तो इस क्षेत्र को अपने लगभग कंप्लीट कर लिया, जो मुख्य मुख्य बातें उस क्षेत्र की अपने सारी समेट ली। बाकी कुछ बची है तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का अपना लेके आएंगे। एक क्षेत्र अपना जैसे ये भूप्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तब एक अपना श्रृंखला लेके आएंगे, या फिर अपन ऐसा देख लेंगे कि इसमें ये वाला क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा का पूरा, तो इस क्षेत्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके भी एक श्रृंखला लेके आएंगे। इसमें अपन किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको हल करना बताएंगे। तो अगर पहले अपने प्रदेश के बारे में अध्ययन, इसका अपने ओवरऑल सारा व्यू अपने कंप्लीट कर लिया इस प्रदेश का। अब इसको पूरे प्रदेश को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को अपन ने कितने भागों में ले रखा है? 4 और 2 6 भागों में ले रखा है। 6 भागों में अपन दो भाग अपन कंप्लीट कर आए, उसमें से कुछ भी छूटा नहीं है। जहां तक भौतिक के बारे में, भूगोल के बारे में या भौतिक प्रदेश के बारे में अपन कुछ नहीं छोड़ा है। अब भौतिक प्रदेश का अपन अध्ययन करते हैं इसका, घग्गर बेसिन। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन का नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले तो यही आ जाओ नाम पे, घग्गर नदी के कारण पड़ा। घग्गर नदी यानी कि ये घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और घग्गर नदी कहां प्रवाहित होती है? घग्गर नदी को और कौन सी नदी कहती है? उसको सरस्वती भी बोलते हैं। प्राचीन सरस्वती का भी ये उदाहरण है। और इसको क्या क्या नाम है? और इसको नाली भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं। एक दर्शद्वती, दर्शद्वती भी इसी को कहते हैं। यानी घग्गर और सरस्वती की एक शाखा थी। एक तो सरस्वती की मेन ब्रांच थी और एक सरस्वती की और शाखा थी, उसको भी दर्शद्वती बोलते हैं। तो घग्गर सरस्वती, कुछ जगह इसका नाम नट भी आता है। तो ये इसी नदी के नाम है, इसी घग्गर नदी के नाम पर वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? घग्गर कहते हैं। तो घग्गर नदी बड़ा जो क्षेत्र, घग्गर नदी भी, सरस्वती भी, नाली भी, नट भी और दर्शवती भी इसी नदी के नाम अपने ले सकते हैं। किसी न किसी शाखा का इससे संबंधित रहा है, इसलिए इस नाम को अपने ले सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र कहां, कौन सा इसमें शामिल है? ये अपन लेके, ये तो नदी का नाम ले लिया, इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र शामिल है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। अब अपन घग्गर नदी की बात करें तो ये हिमालय से निकलती है। क्यों? घग्गर पर नामाकरण है तो अपन घग्गर के बारे में तो पढ़ेंगे। जिला अपने पास इसमें 2 ही है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पहले सबसे पहले घग्गर नदी को पढ़ते हैं। घग्गर नदी के ये नाम हो गए। कहां से निकलती है? हिमालय। हिमालय में शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। शिवालिक पहाड़ियां, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और कौन से स्थान से निकलती है? तो ये कालका नामक स्थान से निकलती है। कालका नामक स्थान से निकलती है। घग्गर नदी की अपन विशेषताएं लेके चल रहे हैं। कालका से निकलकर, कालका कहां पड़ता है? एचपी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिवालिक की पहाड़ियां और कालका हिमाचल प्रदेश में प्रवेश पड़ता है। हिमाचल से फिर कहां आती है? हरियाणा में।
हरियाणा में, और हरियाणा से कहां बढ़ती है? राजस्थान में। राजस्थान में एक टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ की। तहसील, टिब्बी तहसील का गांव है तलवाड़ा। एक तलवाड़ा झील भी है, काफी यहां पर एकदम क्या है कि गहराई में आती है, और यह क्षेत्र काफी नीचा है। तलवाड़ा झील काफी नीची है, निम्न भाग के अंदर शामिल होती है। तो राजस्थान ये शिवालिक से निकलती है, ये इसके नाम है। कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में, हरियाणा होते हुए राजस्थान में टिब्बी के पास, तलवाड़ा गांव के पास, टिब्बी तहसील का गांव है तलवाड़ा, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में फिर हनुमानगढ़ है, टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ से अनूपगढ़, और अनूपगढ़ से पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एक स्थान आता है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, यहां पर जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? नाड़ी कहते हैं। अपना जो इस क्षेत्र का है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में, इसको नाड़ी कहते हैं। और पाकिस्तान में जब ये प्रवेश करती है तो इसको हकरा कहते हैं, हकरा। तो पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं। प्राचीन समय में ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, जो सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ प्राचीन समय में ये हकरा भयंकर जब आती थी उसमें, तो अब तो क्या है कि इसका कंज्यूम ज्यादा होने लग गया, जो इसका पानी आता है। परंतु हजारों लाखों सालों से जब इसका जल आता था तो ये पूरे क्षेत्र पे फैल जाता था इसको, और इसलिए ये हकरा वाला जो स्थान है, इससे क्या है कि काफी जगह इसमें समतल हो गई है। और जो सूरतगढ़ का जो टिब्बा क्षेत्र है, वहां भी इसका जल चला जाता था उसमें जब भयंकर बाढ़ आती थी तो टिब्बों में भी इसका जल चला जाता था। तो ये अपन इस नदी के बारे में लेके चले भी, कौन सी ये नदी, घग्गर नदी, क्या क्या नाम है इसका, कहां कहां से निकलती है, कहां जाके गिरती है। तो ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। एक इसमें और नदी के बारे में, इसी नदी के बारे में तथ्य ध्यान रखना, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक अपोहा। इस वाले क्षेत्र में अपने काकनी पड़ी थी, 17 किलोमीटर लंबी है, वो भी आंतरिक अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है, और ये भी आंतरिक अपोहा तंत्र का उदाहरण है। और ये भारत में सबसे बड़ी नदी है आंतरिक अपोहा की। राजस्थान की तो है ही अपने आप में, भारत की सबसे बड़ी। यानी अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत की आंतरिक अपोहा तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घग्गर है। तो ये भारत में भी सबसे आंतरिक अपोहा तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। एक इस क्षेत्र में मिट्टी जो पाई जाती है, इसको बोलते हैं काठी और बग्गी। काठी और बग्गी मिट्टी क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह चिकनाई युक्त है, चिकनाई युक्त और उपजाऊ। ये क्या कहलाती है? काठी बग्गी किसे कहते हैं? कि इस गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो चिकनाई युक्त और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वो काठी बग्गी कहलाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये इसकी मुख्य मिट्टी होगी। और यहाँ थोड़ी बहुत लवणीय की जो है वो समस्या है। और कुछ क्या है कि इंदिरा गांधी जो आई है कनाल, उसके बाद में यह सेम की समस्या भी कुछ स्थानों पर हनुमानगढ़ और गंगानगर इस क्षेत्र में उभर कर आई है, दलदल वाली। और एक बात और ध्यान रखना कि ये दर्शवती जो नदी है ना, ये सरस्वती की एक शाखा थी, और इसका जो अपवाह था ना, एक शाखा, इसका जो क्षेत्र है आज भी नौर भादरा जो क्षेत्र है, नौर और भादरा का जो क्षेत्र है, वो इसी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। दर्शवती नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। नौर भादरा का जो विस्तार है, जो शुष्क घाटी, नौर भादरा की शुष्क घाटी, शुष्क घाटी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। दर्शवती इसी की घग्गर की एक शाखा थी, या सरस्वती की एक शाखा थी, और नौर भादरा क्षेत्र की जो शुष्क घाटी है वो दर्शवती नदी का ही उदाहरण है। तो इस क्षेत्र की मुख्य मुख्य बातें अपने ध्यान में ले ली। यहाँ फलों की अच्छी अधिकता है, अच्छी कृषि होती है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है। अगर यहाँ 100% सिंचाई की जाए तो यहाँ पर बहुत ये उपजाऊ वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा। घग्गर की अपन बात कर ली, तो ये एक दो प्रदेश अपना घग्गर बेसिन, इसके बारे में कंप्लीट अपने बातें
कर चुके हैं। अब बाकी 3 क्षेत्रों के बारे में और बात करेंगे। ये गगन बेसिन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।